चलिए दोबारा फिर अपन देखते हैं कि कल जहाँ पर अपने इतिहास जो हमारा चल रहा था, हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी, उस हिस्ट्री में जिस जगह अपन ने छोड़ दिया था उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ये बात बार बार हम आप लोगों से बोलते हैं कि हमें हमेशा बीते हुए सिस्टम को याद करके ही प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी स्टडी करने बैठा करें तो आप लोगों को स्वयं पता होना चाहिए कल कहाँ पर क्लास छूटी हुई थी, उसके आगे क्या पढ़ना है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि हमारी जो एशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री है, थोड़ा सा बोरियत है, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों का पूरा अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या मिला था, नहीं मिला था, कैसी सारी चीज़ें थी। तो वही एक एक करके आप जब इसको रीडिंग करते रहेंगे, मैंने बार बार आपको बोला, पिछली क्लास में भी बोला, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वही बात डेली रिपीट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारी हैबिट जो इस तरह की होती है, अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे अपनी आदत नहीं बदल पाते हैं तो उनके कभी कार्य नहीं बदलते, क्योंकि हैबिट विचार बनती है, विचार कार्य बनते हैं और कार्य परिणाम बदलते हैं। तो इसका मतलब जो हम बता रहे हैं, अपनी हैबिट को छोड़ करके जो मैं गाइड कर रहा हूं कि ऐसे करके स्टडी करो, तो बहुत कम मेहनत करके आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप रीडिंग क्या करें। कंपटीशन का रियल बेस है रीड करके स्टडी करना, ना कि लर्निंग करना। कुछ चीजों को याद करना है, बाकी रीडिंग करें। रीडिंग करते 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 आपको अपने आप याद हो जाता है। तो कुछ को हमने समझ लिया, बाकी रीडिंग करते रहें। और रीडिंग करने से हमारा जो डेटा होता है बहुत फास्टली से फिनिश हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम किताबों को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अपनी थ्योरी को जितनी बार आप रीड कर लोगे उतने लंबे समय तक बातें आपको याद रहेंगी। आप देखते हैं, आप लोग कोई भी बुक लेकर के मार्केट से आते हो, बड़े अच्छे से खरीद कर ले आते हो और फिर कहते हैं चलो इसको पढ़ेंगे। और जैसे ही पढ़ने बैठ गए, एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, सिर में दर्द होने लगा, उठा के रख दिया, फिर नई एक बुक उठा लाए। कितनी सारी किताबें खरीद करके टाइम पैसे बर्बाद करते हो कि आज तक आपने किसी भी बुक को परचेज किया होगा, शुरू से लेकर एंड तक कभी कंप्लीट नहीं किया होगा। यदि हम कोई भी एक बुक लेकर आए, उसको शुरू से लेकर एंड तक यदि उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो समझ आइए दूसरी बुक के पढ़ने की स्पीड अपने आप आपकी तेज हो जाएगी। इसलिए वही डाटा बार बार रीड करेंगे तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन बनने की क्षमता देगा, वो अंडरस्टैंडिंग देगा, और उसी में से पेपर पूरा फंसता हुआ चला जाता है। कम पढ़ो, लेकिन उसको इतना ज़्यादा गहराई से पढ़ो कि बहुत कुछ का आइडिया क्या है लगा ले। इसलिए आप देखते हैं कि कंपटीशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चन भी आया, मेंस वगैरह में भी लिखने के लिए आता है कि सैंपलिंग किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निदर्शन। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत कम को जान करके बहुत कुछ का आइडिया लगाने की जो कला आती है, उसी को सैंपलिंग कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारी लाइफ सैंपलिंग पर डिपेंड होती है। आप मार्केट में कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हो तो उसकी थोड़ी सी चीज़ों को देखते हो। जैसे आपने देखा कि मार्केट में हम लेकर गए कि बर्फियाँ खरीदने लगे, तो आपने थोड़ा सा उसका टेस्ट लिया और टेस्ट लेकर के बोला तौल दो 2 केजी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपने लिया और सबका आइडिया लगा लिया। ऐसे ही घर में अपन देखते हैं कि महिलाएं चावल पका रही होती हैं, 2-4 दाने चावल के निकाले और दबा के देख लिए, पूरी भगोनी के चावल का आइडिया लगा लेते हैं। दैट इज सैंपलिंग। वही स्टडी है। यदि स्टडी में आप कुछ चीजों को पढ़ें, लेकिन इतनी गहराई से पढ़ें, उसकी इतनी गहराई से स्टडी करें, इतनी रीडिंग करें कि कुछ ही डाटा जान करके बहुत सारे डाटा का आप अनुमान लगाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कंपटीशन आपका बहुत आसान हो गया। तो आपको सैंपलिंग अपने लाइफ में यूज करना आना चाहिए। तो वही सारी चीजें आप देख रहे हैं, वही बातें हर जगह बार बार रिपीट हो रही हैं। यदि कुछ चीजों को तुम समझ जाओ बेस को, तो ये सारी चीजें सरल लगना अपन को क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन देख रहे थे, कल हमने आपको जो पढ़ा रहे थे तो यहाँ तक पहुंच चुके थे कि कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो इंपोर्टेंट साइट्स थे, जो प्लेसेस थे, स्थल थे, उनकी बारे में बात की जा रही थी। कल अपन यहाँ तक पहुंच चुके थे कि कुछ हमारी सल्क संस्कृति थी। सल्क संस्कृति के बारे में अपन देखा तो सल्कों से बने हुए जो औजार की अधिकता के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ अपन ने देखा कि बुद्ध पुष्कर झील थी, इसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दी थी कि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल के रूप में इसको क्या जाना गया है। तो ये आपको पता पड़ गया कि ये ऐसी साइट्स रिलेटेड है जो किसको करती है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड्स को क्या करती है, बिलोंग करती है। इसके बाद इसके आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद जो आगे की बात आती है उसमें अपन देखते हैं कि क्या है। तो अपन देखते हैं कि इसके बाद अगला आता है कि जो प्लेसेस हैं, जो आपको बार बार बताया जा रहा था कि किस प्लेस से हमें कौन सी चीज रिसर्च करके क्या हुई, प्राप्त हुई है, तो उन्हीं को हमें ध्यान रखना है। यही पेपर में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, यही फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, यही लर्निंग बेस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यदि बार बार रीड करे रहोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि इस प्लेस से जुड़ी हुई ये सारी चीजें थी, इस प्लेस से जुड़ी हुई ये सारी चीजें थी। क्योंकि रीड करने से लॉन्ग टाइम तक बात माइंड में रहती है। देखते हो जैसे कुछ लोग घरों में पूजा करते हैं
तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो डेली हनुमान चालीसा पढ़ते 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 कंटिन्यू होने की वजह से याद हो जाता है। तो इसका मतलब जो चीज़ डेली कंटिन्यू में रीड की जाएगी वो बिना मेहनत के अपने आप माइंड में सेट हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो इस तरह के डेटा है उसको बार बार रीडिंग किया करें, जब मौका लगे रीड करो। आप कोई भी काम कर रहे हैं रीड करते रहिए, अपने काम को करते रहिए, खाना खा रहे हैं तो रीड करते रहिए, क्या दिक्कत है, खाना मुंह से खा रहे हैं आंखों से देख रहे हैं तो इसको अंदर रीडिंग कर सकती है। मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए, टीवी देख रहे हैं रीड करते रहो, टीवी देखते रहो। आप यदि किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, कोई लोग आ गए आपसे मिलने के लिए तो उनकी बातें सुनते रहो, बीच बीच में बातें भी करते रहो, डेटे को रीड करते रहो। तो कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा चाहिए उसको पढ़ने के लिए स्पेशल, यानी जिस काम को कर रहे हैं उस काम के साथ में इस डेटा को हमेशा कहीं भी बैठ के रीड कर सकते हैं, तो दोनों काम आपकी मल्टीटास्किंग हो सकती है। तो देखिए अगली बात आपके सामने क्या आ रही है, जैसे अपन ने देखा कि हमारा कौन सा स्थान आ रहा है, बदरपुर की बात की जा रही है, हिल्स। तो जो बदरपुर पहाड़ियां हैं, अब इसका यदि देखते हैं तो क्या होता है कि अब आपको पता पड़ गया कि ये कहाँ है, हमारी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हजारों क्वाइड्स और चर्ट के उपकरण हमें देखने को मिले हुए हैं। तो आपको पता पड़ गया कि भैया ये पहाड़ियाँ जो हमारी है, जो बदरपुर हिल्स है, ये कहाँ पर है। तो अपन को पता पड़ गया कि क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बदरपुर पहाड़ियाँ किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो हमें पता पड़ेगा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर जो वेपन्स मिले हुए हैं, यहाँ पर जो टूल्स मिले हुए हैं वो कौन कौन से मिले हुए हैं, तो आपको पता पड़ गया कि क्वाड जाइंट के मिले हुए हैं और चर्ट के मिले हुए हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा क्या आता है कि बैलन घाटी की बात की जाती है। आज जो बैलन घाटी है तो हमें पता होना चाहिए कि बैलन घाटी की जो बात की जा रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोअर पैलियोलिथिक की बात की गई है। इसका मतलब जो हम देख रहे हैं कि निम्न पुरापाषाण से लेकर के नव पुरापाषाण का जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक का जो निरंतर सांस्कृतिक क्रम है वो हमारी बैलन घाटी से देखने को मिलते हैं। तो आपको ये लिखा हुआ कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, मतलब बैलन घाटी हमें ये बताती है कि शुरू से लेकर के और रिसर्च जो आया है न पाषाण काल तक जो आया हुआ है, न्यूपैथिक एज पीरियड तक की जो बात की गई है उसका डिस्क्रिप्शन देखने को हमें बैलन घाटी में देखने को क्या है मिलता है। तो बैलन घाटी क्यों चर्चा में आ गई, क्योंकि इतिहास की स्टार्टिंग से लेकर के और जहां तक आपने देखा कि नवपाषाण काल तक की बातें उससे जुड़े हुए डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बैलन घाटी में देखने को मिलते हैं। तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बैलन घाटी का रिलेशन किससे, तो हमें पता पड़ गया कि निम्न पुरापाषाण से लेकर के नवपाषाण काल तक की जो घटना है वो प्रारंभिक इतिहास तक के एक सांस्कृतिक क्रम मिला हुआ है। निरंतरता की बात की गई है कि कैसे कैसे करके रिसर्च होते आए। तो निरंतर मतलब मैंने अभी भी आपको बोला, पढ़ने के लिए भी मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज में निरंतरता चलती है उसमें हमेशा चेंज आते हैं, अच्छे से अच्छे चेंजेस आते हुए चले आ रहे हैं। जैसे इतिहास को देख लो कि पुराने समय में चीजों का रिसर्च हुआ, फिर उसके बाद उससे बेटर चीजों का रिसर्च हुआ, उसके बाद उससे बेटर चीजों का रिसर्च हुआ। तो आपने देखा कि हमारी जो साइंटिफिक मेथड है उसमें कंटिन्यूटीता देखने को मिली, निरंतरता देखने को मिली। तो आज हम देख रहे हैं किस स्वरूप में पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार से यदि हमारी स्टडी डेली कंटिन्यू रहेगी तो हमारी जो पढ़ने की स्टाइल है, जो तरीके हैं, जो डेटा समझने की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं डेली ना डेली कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। और आपके माइंड में इतने प्रकार का नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा कि आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो आप उसका तरफ लक्ष्य बहुत हमें आसान देखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी लाइफ का मेन पार्ट है। अगला अपन देखते हैं असिरपक्कम। अब एक अगली जगह आती है असिरपक्कम। अब असिरपक्कम की बात की जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि भैया असिरपक्कम कहाँ है। तो ये क्षेत्र हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से करता है। और ये हमारा किस स्थल से बिलोंग करता है, तो आपको पता पड़ेगा कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। तो इसका मतलब असिरपक्कम किस स्थान से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, आज वर्तमान देखें तो तमिलनाडु से करता है। और ये हमारा कैसा है आपको पता पड़ेगा कि काफी ओल्डेस्ट है। और किस में बिलोंग करता है, किस काल से, तो लोअर पैलियोलिथिक सिस्टम से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि असिरपक्कम का संबंध किससे है, तमिलनाडु से है। ये भी अगर देखा जाए किस पीरियड को बिलोंग करता है तो लोअर पैलियोलिथिक इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हमें छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए। इसके बाद अपन देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा आता है कोर्ट टल्लेयार। अगला प्लेस आता है कोर्ट टल्लेयार। तो अपन ये देखते हैं कि जो तमिलनाडु की कोर्ट टल्लेयार नदी घाटी में जो है हमारा, उसकी बात इसमें देखने को हमें क्या है मिल रही। ये भी एक हमारी कैसी घाटी है, तो ये तमिलनाडु से क्या करती है, बिलोंग करती है। और पुरापाषाण स्थल है, कौन सा स्थल है,
पुरापाषाण काल का स्थल है, तो आपको देखा पैलियोलिथिक एज का एक प्लेस, ये भी प्लेस कहीं ना कहीं क्या है शामिल किया गया। तो आपको पता पड़ गया, क्वेश्चन पेपर पूछ ले जाते हैं कि भैया जो हमारे पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो पता पड़ गया कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। किस नदी की घाटी को बोला गया है, कोल्टियार, तो अपन को पता पड़ गया कोल्टियार भी एक नदी का नाम है जो एक घाटी है और जिसका संबंध किससे है, पुरापाषाण स्थल से है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं सलक संस्कृति या साल्क संस्कृति या साल्क कल्चर। तो कल्चरों के बारे में मैंने आपको बताया था कि साल्कों से बने जो औजारों की अधिकता के कारण ये क्या हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थरों के द्वारा बहुत सारी चीजें जो बनाई गई थी उस वजह से इस प्लेस का नाम क्या हो गया, फेमस हो गया। जैसे आज भी प्रेजेंट में अपन देखते हैं कि उन्होंने कहा कि चंदेरी है तो चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस हो गया, फलाना प्लेस है तो इसके लिए फेमस हो गया। तो जो चीजें जहाँ ज्यादा बनती हैं उसी के कारण से उसको क्या कर लिया जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है। तो इसलिए इसको प्रसिद्धि मिलने के पीछे कारण क्या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने देखे कि सल्क से बहुत सारे हमारे वेपन्स बने, बहुत सारे टूल्स बने। इन टूल्सों के बनने की वजह से इस स्थान को सल्क कल्चर के नाम से क्या है जाना जाने लगा। उसके बाद अपन आते हैं कि जैसे जो अपन ने देखा कि बुद्ध पुष्कर झील की बात की, पीछे भी अपन ने उसको इंडिकेट कर दिया था। तो अपन देख रहे हैं कि हमारा किससे रिलेटेड करता है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से करता है। तो जब भी बुद्ध पुष्कर झील की बात आएगी तो कुछ पूछ ले जाता है कि ये स्थल किससे रिलेटेड है, तो अपन को पता पड़ गया कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, मतलब मध्य पुरापाषाण काल से इसका संबंध देखने को हमें क्या है मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्थल हमें देखने को मिले हैं जहां से हमें अपने प्राचीन इतिहास की क्या बोलती है बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इस फिगर के माध्यम से भी आप देखते हुए चले जाएंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ जो शॉर्ट में लिखा हुआ है आप थोड़ा स्टडी कर लेना घर पर के क्या है। तो अपन देख रहे हैं कि क्या लिखा है, रॉक्स एंड कैप्स, पेंटिंग्स की बात भी इसमें की गई है, मिडिल स्टोन एज की भी बात की गई है, लेट स्टोन एज की बात की गई है, अर्ली स्टोन एज की बात की गई है। तो इससे रिलेटेड सारी बातें कहाँ पर कौन कौन से रिसर्च हमें देखने को क्या है मिले हुए, वो सारी क्षेत्रों की घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी अध्ययन करके क्या करेंगे चलेंगे। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि अपन क्या देखते हैं कि कुछ स्थल भारतीय उपमहाद्वीप से पाषाण युग से विविधता और विकास को दर्शाते हैं। तो कुछ हमारे उपमहाद्वीप हैं वो भी क्या करते हैं कि चीज़ों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वेपन्स, कौन कौन सी चीज़ें, कैसे ह्यूमन जी रहा था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, कौन सा विज्ञान को लेकर के काम कर रहा था, कैसे रिसर्च कर रहा था, कैसे करके उसने अपने कल्चरों को डेवलप किया था। तो ये सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ से भी रिसर्च करने पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो अपनी आती है, वो अपन देख रहे हैं कि अगला क्या आता है। अगला अपन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि निम्न पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। तो अगला पाषाण युग के उपकरणों के बाद अपन क्या देख रहे हैं कि पैलियोलिथिक टूल्स, तो जिसमें अपन देख रहे हैं कि ये निम्न पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक की बात की जा रही है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि अपन को एक जो टूल्स मिला हुआ है वो कौन सा टूल्स मिला हुआ है, जिसको अपन देखते हैं बोलते हैं क्या बोलते हैं, चॉपर। क्या लिखा हुआ है, चॉपर, ये टूल्स का नाम है, चॉपर है। अब चॉपर क्या करता है कि अब इसको पूछ लिया जाता है कभी कभी, भैया चॉपर कैसा होता है, उसकी डिजाइन कैसी है, वो कैसा दिखता है। तो ये सारी चीजें चॉपर के बारे में इसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि चॉपर में क्या लिखा होता है कि एक तरफ से क्या होता है, ये मोटा होता है। ये पता होना चाहिए कि चॉपर की विशेषता क्या है, एक तरफ से मोटा होता है और मोटे तौर पर एक काम किया गया है, खोदने और छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि चॉपर का जैसे आज हम लेटेस्ट में देखते थे, कुछ समय पहले हमारे किसान लोग क्या करते थे, खुरपी लेते थे, उसको क्या करते, घास वगैरह छोला करते थे। ऐसी पत्थर का ये टूल्स बना लिया गया था। तो ये क्या करता था कि आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि एक तरफ मोटा होता था जिसका यूज देखने को मिलता था, वो टाइप लिए मिलता था, यानी खोदने के लिए और छीलने के लिए। तो ऑलरेडी से आपको पता पड़ गया कि डिगिंग एंड स्किलिंग की बात जो की जा रही है वो किसके माध्यम से की जाती थी, चॉपर के माध्यम से की जाती थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चॉपर का उपयोग किसके लिए किया जाता था प्राचीन सोसाइटी में। तो हमें पता पड़ गया कि चॉपर का यूज किसके लिए किया जाता था, किसी चीज को खोदने के लिए और उसको छीलने के लिए इसका यूज करते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट टूल्स जो हमारा आता है वो क्या आता है, वाई फेस। अब वाई फेस की जो बात कर दी गई है, तो वाई फेस जो ऑर्डर किया गया तो इसमें अपन देखते हैं इसी को हैंड एक्स भी बोल दिया जाता है। तो वाई फेस को क्या बोल देते हैं, हैंड एक्स भी बोल देते हैं। अब हैंड एक्स बोल देते हैं तो अपन देख रहे हैं ये दोनों तरफ से तराशा गया था, वो एक तरफ से था। इसमें आपको बड़े याद रखना है कि दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से पहना था। जो चीज दोनों तरफ से पहना थी तो इसका यूज करने के लिए किया जाता था, काटने और छांटने के लिए। तो अपन देख रहे हैं कि
पहले ही समय में जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट में अपन कुल्हाड़ियां जिसको भी बोल देते हो, तो कुल्हाड़ी क्या करती है, किसी वृक्ष को काटते हैं, उससे छाटते हैं। तो ऐसे करके पहले जो बोला जाता था उसको बोलते थे वाई फेस। तो ये दोनों तरफ से क्या होता था, तरासा हुआ, मतलब दोनों तरफ से आप देखते थे बोथ साइड यूज्ड फॉर कटिंग, मतलब दोनों तरीके से दोनों तरफ से उसकी काटाकूटी क्या है कर सकते थे। तो इसका काम क्या होता था, काटने और छाटने के लिए यूज किया जाता। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि वाई फेस का यूज किसके लिए किया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं हैंड एक्स जिसको बोल सकते हैं। तो इसका यूज किसको करते थे, किसी चीज को काटने के लिए या उसको छांटने के लिए। तो ये अपन को वाई फेस का यूज पता पड़ गया। तीसरा अपन देखते हैं ब्लेड। ब्लेड का यूज क्या किया जाता है, तो ब्लेड का क्या यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड का यूज जो करते हैं, जो नेप की बात कर दी है, स्पीयर हेड्स, मतलब हम क्या करते हैं कि तरासा गया था ये बारीकी तरीके से काफी छोटे स्तर से, तो बालों के सिरों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो भाले के सिरों, है ना, किसके सिरे, भालों के सिरों के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से क्या होता था कि ये सारी चीजें ये थी कि जैसे भाला वगैरह जो हमारे बना दिए जाते थे, काफी पैना होता था जिससे बहुत जल्दी से इससे अटैक देखने को हमें क्या मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं इनकी यूज शिकारों वगैरह के लिए क्या है किए जाते रहेंगे। तो ये भी आपको पता पड़ गया कि इसको बहुत बारीकी, मतलब बहुत पैना देखते हैं। जैसे आज अपन ने भाला वर्छी देखी है, तो आगे अपन देखते हैं कि आगे का हिस्सा बहुत पैना होता है जो बहुत जल्दी किसी के अंदर एंट्री क्या कर जाता है, तो उसको ब्लेड बोलते थे। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि हारपून। अब हारपून कैसा होता था, तो हारपून में अपन देख रहे हैं कि मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि पुराने समय में जो ये वेपन्स थे, हारपून वेपन्स का यूज लोग जो थे वो किस काम के लिए यूज करते थे। तो हमें पता पड़ गया कि जो हारपून का जो यूज किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, मछली पकड़ने के लिए। तो मछली को पकड़ने के लिए जैसे आज अपन देखते हैं, अपन ने जाल वगैरह बना लिए, तो जाल वगैरह बना लिए तो जाल डाल देते हैं, मछली आती है, फंस जाती है। तो पैसे उन्हें हारपून बनाया था। आप देख रहे हैं इसमें कांटेदार सारी चीजें बनी हुई है। तो जैसी मछली आती थी लालच में और आकर के जैसे ही उसको पकड़ने की, खाने की चीजों को यूज करती थी, तो इन कांटों में क्या हो जाता था, फंस जाती थी, और इस तरह से मछली को क्या होता था, पकड़ लिया जाता था। तो मछली पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता था, हारपून का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्पीयर थ्रोवर। स्पीयर थ्रोवर की जो बात की जा रही है, मतलब भाला फेंकक। इसका मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता था, कि भाले को दूर तक फेंकने के लिए उपयोग किया जाता था। यूज टू थ्रो जेवलियंस। इसका मतलब जो भाला फेंकने के लिए क्या होता है कि जैसे अपन देखते हैं कि आज भी आपने बंदूक बना ली तो गोली को कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। हमने धनुष बाण बनाए थे, तीर कितनी दूर तक जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो पेने पेने हमने वेपन्स तैयार किए थे जो लंबी मार के लिए, कि मतलब हम दूरी से भी किसी चीज का शिकार क्या कर सकें, तो उसके लिए जो यूज कर दिया गया था उसको क्या बोलते थे, भाला फेंकक यानी स्पीयर थ्रोवर। तो मतलब इसमें फंसा करके जैसे फेंकते थे तो लंबी दूरी तक वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाती थी, चली जाती थी। अब अपन देखते हैं भाला की बात की जाती है, फिर भाला बन गया। पहले तो छोटे छोटे वेपन्स थे, फिर उसका बड़ा रूप आ गया तो क्या आ गया, भाला बन गया। जैसे अपन शुरुआत से अपने इतिहास में देखते चले आ रहे, भालाओं को यूज किए जाते थे लड़ने झगड़ने के लिए। तो फेंकने वाला हथियार, छोटे भाले के सामान, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यूज हो गया, तो आपको पता पड़ा कि भाला ही बनने क्या हो गया, स्टार्ट हो गए। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि चाकू आ गया भैया, नाइफ, जो आज भी आप यूज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि चाकू को क्या होता है कि ये चाकू एक तरफ से धारदार बना गया और काटने और हथियार के रूप में उपयोग इसका क्या किया गया। तो आज भी अपन देखते हैं कि लोग हर घर में नाइफ मिलेगा, चाकू मिलेगा, जिससे आप सब्जियां वगैरह काटते हैं। और कुछ लोग चाकू का यूज आप देखते हैं गलत चीजों के लिए भी यूज कर देते हैं। तो कल भी इसके लिए बनाया गया था और आज भी यही पर्पज आपको देखने को मिल रहा है। तो बस अंतर क्या है कि पहले पत्थर के थे, आज अपन देख रहे हैं आयरन आ गया। तो आज क्या चीजें समय के अकॉर्डिंग हमने देखा कि चीजों को बदलते चले गए, लेकिन स्टार्टिंग तो हमारे एशियन इतिहास में कहीं ना कहीं देखने को क्या है मिल जाती है। तो ये सारी चीजें पहले भी थी, सिर्फ आज उनके रूप चेंज हो गए हैं, आज उनकी फॉर्म चेंज हो गए हैं, बाकी चीजें वही हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो विचार चेंज होते हैं, वो विचार चेंज होते हैं तो फिर हमारे कार्य चेंज होते हैं, जब कार्य चेंज होते हैं तो हमारे परिणाम चेंज होते हैं। तो इसका मतलब चीजें वही हैं, सिर्फ हमारे विचारों को बदलने की जो कला कंटिन्यूटी चली आ रही है वही उन चीजों को रिफ्रेश देती हुई चली आ रही है। नए नए तरीके से बनाने की जो परंपरा जो कल चल रही थी वही आज चलेगी और आगे भी क्या है चलती रहेगी। तो यहाँ से हमें ये सीख देखने को क्या मिल रही है। तो आपको पता पड़ गया कि चाकू का क्या यूज था। इसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं कि हमारा क्या मिला, स्क्रेपर। अब स्क्रेपर क्या होता है,
तो आपको पता पड़ गया कि पहले भी स्क्रैपर हुआ करते थे। तो स्क्रैपर में क्या होता था, सफाई, चमड़ी छीलने और चाकू को धारदार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो ध्यान रखिए स्क्रैपर आज भी अपन देखते हैं कि घरों में लोग चाकू को जैसे रहता है तो थोड़ा पैना कम हो जाता है, शार्पनेस कम हो जाती है, तो कोई पत्थर होता है उस पर घिसने लगते हैं। जैसे उस पर घिसने लगते हैं तो अपन देखते हैं कि उसमें क्या होता है, शार्पनेस आने की हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कामों की स्टार्टिंग पहले हो रही थी, वही आज भी देखने को हमें क्या है मिल रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुई, नीडल। अब अपन देखते हैं कि सुइयां जो बनाई जाती थी, आज अपन देख रहे हैं कि आयरन की सुइयां हैं, पहले काय की सुइयां थी, हड्डी से बनी हुई सुई थी। तो अपन देख रहे हैं कि सुई का काम कल भी था और सुई का काम आज भी है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि सारी चीजें ह्यूमन की नीडेड हैं, बस जो नीडेड थी सिर्फ उनके बनने के सिस्टम चेंज हो गए कि पहले हड्डी से बनी, आज किससे बन रही है, आयरन से बन रही है। इसका मतलब और तरह की स्टीलों से बन रही है, किसी से भी अपन जो भी हमारी धातुएं हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सुई भी पहले आ गई। अगला अपन देख रहे हैं कि छेदक। तो छेदक की बात, ये छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता था इसका, छेदक का। तो आज अपन देख रहे हैं कि छेद बनाने के लिए आज भी खुदाई के लिए क्या बहुत सारी चीज चलती है। पहले जैसे अपन खुदाई करते थे, क्योंकि लोग कच्चे मकान होते थे तो उसमें क्या करते थे, होल वगैरह करने होते थे, या फिर जमीन से मिट्टी को क्या होता था, खोदना पड़ता था। मिट्टी को खोद करके क्या करते थे, इस तरह की चीजें तैयार करते, या हम गुफाएं बनाते थे। तो गुफाएं वगैरह जो बनाते थे, कैप्स वगैरह बनाते थे, तो कुछ चीजें हमें ऐसी चाहिए थी जो कहीं भी क्या छिद्र को क्या कर सके। तो आज भी हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें बड़ी बड़ी आ गई। तो आप देखते हैं बड़े बड़े हिल्सों को काट काट करके उसमें छेद कर करके हम देखते हैं बड़ी बड़ी लाइनें, रेलवे लाइनें, रास्ते, बेस क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है, कार्य करने के तरीके बदले हैं, लेकिन नीड्स वही हैं जो कल थी वही आज हैं, सिर्फ उसमें कार्य करने के तरीके चेंज होते हुए चले जा रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से पता पड़ी। तो ये सारे वेपन्स हैं, ये आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया है कि वेपन्स जो हैं किसका यूज किसके लिए देखने को मिलता था। ये सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। तो ये बार बार रीड करते रहेंगे, ये याद करने वाली बातें नहीं है। जब भी मौका लगा करे, जब भी आपका पढ़ने मन ना लगे, जब भी दिमाग डिस्टर्ब हो, तो आप इसको रीडिंग करना चालू कर दो। जैसे आप देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से कितना अटैचमेंट है, डेली मोबाइल कंटिन्यू चलेगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी डिप्रेशन में हो, कितने भी तनाव में हो, सारी समस्याओं से जुड़े हो, लेकिन मोबाइल चलना बंद नहीं होगा, रील देखना बंद नहीं होगा, रील पर उंगली आपकी जरूर चलेंगी। कितनी कंटिन्यूटी है, जब उसकी कंटिन्यूटी है तो आपको देखो उसमें पसंद लगता है, अच्छा लगता है, कभी बोरियत नहीं होता रील को देखने में। लेकिन यही कंटिन्यूटी यदि यहाँ आप कर देंगे तो यहाँ भी आपको डेली रीडिंग करना अच्छा लगेगा। डेली डाटा आप जब स्टडी करेंगे तो इस पर आपका अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और पर डे आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप इस तरह के भी डेटा को देखना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगले देखते हैं कि अगले में क्या आता है। ठीक, अब अपन देख रहे हैं कि हमारी ऐसे ब्लेड है, ये हमारे क्या हो गया है कि पटिए फल्क वाले औजार हैं। इस तरह से अपन देखें कि कुछ चीज़ें फिर उसमें चेंजेस होके आता गया। तो जो भी स्टडी करते चले गए हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज रिफ्रेश होता हुआ चला आया, डिजाइनें क्या होती गई, चेंज होती हुई क्या है चली गई। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगली कंडीशन जो अपनी आती है वो क्या आती है कि अपन ये देख रहे हैं कि हम उत्तर पुरापाषाण के महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देखते हैं। देखिए नाम से लिखा हुआ, मैंने ऑलरेडी से आपसे बोला तथ्य, फैक्ट। जो फैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, और फैक्टों से ही आपकी लर्निंग पावर चेक की जाती है। तो याददाश्त भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए डेटा में क्या आ रहे हैं, कुछ फैक्ट आ रहे हैं, और फैक्टों में समझना क्या जो होता है हुबहू वैसे के वैसा क्या होता है उसमें लिखा होता है। तो हुबहू बातों को रीडिंग करके याद किया जाता है। बार बार मैं आप लोगों पर इस बात को एडवाइस देता हूँ कि आप रीडिंग करने की आदत डालें, नोट लर्निंग, यानी रीडिंग ज़्यादा लर्निंग कम। तो यदि रीडिंग ज़्यादा करेंगे तो लर्निंग रीडिंग में अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि रीडिंग ज़्यादा करने से याददाश्त ऑटोमेटिक बेटर आपकी क्या हो जाती है, चली जाती है। तो चलिए जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात और हम बोलें, आप लोग जब किसी से बात करते हैं तो जब आप बात करते हैं तो किसी की बात आपको जब बुरी लग जाती है, हट को चुभ जाती है, तो उसका रिवीजन डेली माइंड में चलता है, और जब माइंड में डेली रिवीजन चलता है तो बात लॉन्ग टाइम तक आपको याद बनी रहती है। लेकिन दिन भर जो लोग अच्छी बातें बोलते हैं उन बातों को आप रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए उनको आप भूल जाते हैं। तो हमारी याददाश्त तो बहुत बेटर है,
पर डिपेंड ये करता है कि आप चुनाव किसका करते हैं, अच्छी बातों का या बुरी बातों का। तो जो चीज़ें हमारे लाइफ के प्रोग्रेस में सहयोग करें उनका रिवीजन माइंड में ज़्यादा करना चाहिए। जो हमारे लाइफ को डिस्टर्बेंस करते हैं, जो हमारे माइंड को डिस्टर्बेंस करती हैं जो बातें, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा निगलेक्ट करना चाहिए। तो यदि ये चीज़ आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशनों से बच सकते हैं और अपने गोल्स की ओर हमेशा आप अग्रसर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा, तो सीधी सीधी बातें लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, एक समांतर आप देख रहे हैं, किसी बात की फलक वाले औजार आ गए, ये बेसिक बातें उपयोग में आने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। उसके अलावा देख रहे हैं परिवर्तनों की प्रक्रिया आ गई। तो आप देख रहे हैं चेंजेस देखने को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मिलते गए, छोटे उपकरणों की ओर से आप देख रहे हैं ये कंडीशन हम देखते मिलती गई, पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते चले गए। तो आइए आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज कैसे होता है। जब हम टेक्नोलॉजी को बदलते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट बदल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले लोग क्या करते थे, पेड़ों की हवा खाते थे, गाँव में रहते थे, क्या गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन हमने पंखों की हवा डाली, लेने की आदत डाली, कूलर की डाली, एसी की डाल ली। तो इसका मतलब परिवर्तन का दौर हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारे ये वस्तुएं बदलती हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाती है और हमारे अंदर भी चेंजेस आना चालू हो जाता है और हमारा इन्वायरमेंट भी बदल जाता है। तो आज आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट कैसा हो गया, बड़ा हीट का इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट के साथ में कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटी चालू करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से अपन को देखते हैं कि काफ़ी गर्मी वगैरह मौसम में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को क्या मिलते हुए क्या होते हैं चले। इसके बाद देखते हैं इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या होती है, सेलेक्ट ब्लेड संस्कृति की बात आती है। तो सेलेक्ट ब्लेड संस्कृति से बने हुए औजारों की अधिकताकरण देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि उत्तर भारत में कश्मीर, ये सब पीछे भी आप देख चुके हैं कि उत्तर भारत में कश्मीर, उत्तर पूर्वाषाढ़ लगभग ये इसका समय आपको पता होना चाहिए, जो एक गर्म वातावरण के साथ में आपने मेल खाता रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बढ़ती शुद्धता के घर पर ये सब पॉइंट जो हैं ये आपको रीडिंग पॉइंट है, ये ऑलरेडी से आपको क्या है पता होना चाहिए कि किसका कहाँ पर क्या महत्वता देखने को मिलती है। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बुद्ध पुष्कर झील के आसपास के क्षेत्रों में की बात की गई है। तो सारी की सारी जानकारी जो पीछे आप दे चुके हैं, देखिए वही रिपीट हो गई फैक्टों में। वेलन घाटी की बात कर दी गई है, वेलन घाटी से जुड़े हुए सिस्टम की बात कर दी गई है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं वेलन घाटी में क्या क्या चीज़ें ये देखने को मिली है, मानव बस्तियों की बात कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, इसी प्रकार से छोटा नागपुर है, इसकी भी बातें कर दी गई हैं। राजमहल पहाड़ियाँ किससे जुड़ी है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजमहल पहाड़ियों का संबंध किससे है, तो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के क्षेत्र से देखने को क्या मिलता है हमें। तो ये सब क्या है, मानव सभ्यता की बात की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव सभ्यता का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, कि कल का मतलब इससे पहले क्लासेस में बताया हुआ था कि मानव सभ्यता हमारी क्या होती है, कि जो हमसे जुड़ी हुई नीडेड हैं, जो हमसे जुड़े हुए रीत रिवाज, परंपरा, नियम, कानून, वस्तुएं जुड़ी होती हैं, उनमें लगातार चेंज होना ही मानव सभ्यता है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि डेली चेंजेस हो रहा है हमसे जुड़ी हुई भौतिक चीज़ों में, हमसे जुड़ी हुई अभौतिक चीज़ों में, मटेरियल और नॉन मटेरियल में चेंजेस देखने को हमें डेली मिलते हुए चले जा रहे हैं। बस अंतर इस बात का है कि जो हमारे मटेरियल्स आइटम होते हैं उनमें फास्टली चेंज हो रहा है, जो नॉन मटेरियल्स हैं उनमें थोड़ा स्लो चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यही मानव सभ्यता है, यही ह्यूमन सिविलाइजेशंस कहलाती है। और यही ह्यूमन सिविलाइजेशंस का पूरा जो अध्ययन कर रहे हैं वो ऐसे सोसाइटी के माध्यम से किया। तो इसमें यही सारी बातें लिखी कि किस समय कौन कौन सी चीजें आई, किस में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, कैसे वेपन्स आए, कैसे लोगों ने अपनी जीवन शैली जीना क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। कुछ फैक्चुअल है कि इनका टाइम पीरियड कहीं लिखा हुआ है, कौन सी स्थान पर कौन सी चीजें मिली हुई हैं। तो इस तरह की बातों को याद करने के लिए मैंने आपसे बता दिया कि इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, बोरियस सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होता है, फैक्चुअल ज्यादा होता है, क्योंकि सारी चीजें प्रूफ वाली चीजें हैं। और जो प्रूफ वाली चीजें हैं तो उसमें क्या फैक्चुअल होगा, सिर्फ कुछ वर्ड पावर जो आते हैं उनको यदि पकड़ लिया जाता है तो फैक्चुअल कुछ समझने में हमें थोड़ी सरलता हो जाती है। तो इसलिए ये सिस्टम टोटल रीड मांगता है। तो जब भी टाइम मिले इसको ओनली आप रीड करते हुए चले जाएं। तो इसके बाद का आपका जो डेटा है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। और आज आपकी क्लास को यहीं पर फिनिश किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो पीपीटी है वो आपके पास अभी भेजी नहीं गई है। जैसे आप उसके पास भेज देंगे, आज पहुंच जाएगी, तो उसके बाद उसको आप थोड़ा सा स्टडी करके बैठा करें।